चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे काल्पनिक लेकिन बेहद खतरनाक जंग की जो अगर छिड़ जाए तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। हम बात कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े टकराव की। तो हुआ क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है, आइए समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जब इस संघर्ष की पहली चिंगारी भड़की। और इसकी शुरुआत होती है एक आम इंसान के नजरिए से जो हमें उस पहले झटके का एहसास कराता है। इस कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि दुबई से होती है। जरा सोचिए, एक परिवार छुट्टियां मना रहा है और अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके होटल के ठीक सामने एक धमाका हुआ है। दुबई एयरपोर्ट धुएं से भर गया है, बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है। ये सब तब पता चला जब उनकी फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। और फिर आई वो खबर जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया था। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात, खुद ईरान के सरकारी टीवी ने यह कन्फर्म किया कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई एक हवाई हमले में मारे गए हैं। अब ईरान चुप बैठने वाला तो था नहीं, और उनका जवाब वो वाकई में बहुत बड़ा और ख़तरनाक था। ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चों पर की गई जवाबी कार्रवाई थी। ईरान ने इस जवाबी हमले को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 और ये हमला बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें सिर्फ फौजी ठिकानों को ही नहीं बल्कि आसपास के कई खाड़ी देशों के 5 स्टार होटल्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जैसे नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इस जवाबी कार्रवाई का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के IRGC ने दावा किया कि उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिका के 27 अलग अलग सैन्य अड्डों पर सीधा हमला किया है। अब जाहिर है, जब इतने बड़े इलाके में जंग छिड़ेगी तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस लड़ाई ने पूरी दुनिया के बाजारों और घरों में, खासकर भारत में, एक झटके में उथल पुथल मचा दी। और इस जंग की आग जैसे ही भड़की, उसकी तपिश पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच गई। भारत में ही देख लीजिए, सिर्फ एक दिन में, जी हां सिर्फ एक ही दिन में, शेयर बाजार से 6.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एनर्जी सेक्टर पर तो इसका असर तुरंत देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतें रातों रात लगभग 14% तक बढ़ गईं, मतलब $72 प्रति बैरल से सीधे $82 पे पहुंच गईं। और इसका सीधा सा मतलब था कि पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज़ महंगी होने वाली थी। अब ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य इतना ज़रूरी क्यों है? समझिए कि ये भारत की एनर्जी की लाइफलाइन है। हमारा 50% कच्चा तेल, और ये आंकड़ा देखिए, 85% LPG गैस इसी रास्ते से आती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सोचिए क्या होगा। लेकिन इस लड़ाई में शुरुआती झटकों से भी ज़्यादा दिलचस्प है वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो दोनों तरफ से अपनाई जा रही है। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी और संख्या के बीच की लड़ाई है। ईरान अपने सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रफ्तार आवाज़ से 15 गुना ज़्यादा है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि ये किसी भी एडवांस डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। और यहीं पर ईरान की स्ट्रैटेजी का असली खेल समझ आता है। ज़रा ये फ़र्क देखिए, अमेरिका अपनी एक पैट्रियट मिसाइल पर जितना खर्च करता है, उतने में ईरान करीब करीब 200 शहीद ड्रोन बनाकर भेज सकता है। 200! इस रणनीति का एक खास नाम है सैचुरेशन अटैक। इसका मकसद होता है कि सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों की इतनी बारिश कर दो कि दुश्मन का महंगा डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकते रोकते ही खत्म हो जाए, और जब डिफेंस कमजोर पड़ जाए तब अपने सबसे ताकतवर हथियारों से हमला करो। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हम हाल के इतिहास को देखें तो इस तरह की लड़ाई के जो नतीजे हुए हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आगे क्या? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ईरान का भविष्य भी इराक और लीबिया जैसा होगा? क्या बाहर से किया गया हस्तक्षेप वाकई में शांति और आज़ादी ला पाता है, या फिर ये एक ऐसी आग को हवा देता है जो दशकों तक पूरे इलाके को जलाती रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें पहले से पता है।